अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पासबान इस्लाम के साथ मैं हूं आपका होस्ट अजीम राना। नाजरीन, अगर कभी इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला करने की जुर्रत की तो क्या सऊदी अरब और तुर्की के फौजी हथियार और जंगी तैयारे पाकिस्तान की मदद को आएंगे? ये एक आम पाकिस्तान की सोच से जुड़ा हुआ अहम सवाल है। बहुत से और भी सवालात हैं, जैसे कि मशरिक़ वुस्ता में अमन के लिए मुआहिदा कितना अहम है, और क्या सह मुल्की डिफेंस पैक्ट मशरिक़ वुस्ता से जनूबी एशिया तक ताकत का तवाज़ुन बदल देगा? मुआहिदे से इसराइल और भारत को क्या परेशानी है, और ये कि क्या मक्का एग्रीमेंट अमेरिका के मुतबादल सिक्योरिटी मॉडल की तश्कील का आगाज़ है? अपने मेहमान तज्जियाकार की मदद से इन्हीं सवालात के हम जवाबात तलाश करेंगे, लेकिन उससे पहले ये कि पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के सह फरीकी मुआहिदा मक्का, इस पर मगरबी मीडिया के फैलाए जाने वाले तासुर का पोस्टमार्टम भी करते हैं। बेशतर मगरबी मीडिया CNN, रॉयटर्स और AFP मुआहिदा मक्का को शिया ईरान के खिलाफ 3 सुन्नी ममालिक का इत्तेहाद करार दे रहा है। मुस्लिम नेटो से ताबीर किया जा रहा है। मिडल ईस्ट की रीशेपिंग कहा जा रहा है। ये या खिते में ईरान के बढ़ते खतरात को इलाकाई इत्तेहाद की तश्कील का सबब बताया जा रहा है, लेकिन ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये दिफाई मुआहिदा मशरिक़ वुस्ता का नया सिक्योरिटी मॉडल है, जो खलीजी ममालिक को सिक्योरिटी फराहम करने में अमरीका की नाकामी के बाद सामने आया है। और बैनुल सतूर मुआहिदे को इसराइली जारहियत के खिलाफ तो कहा जा सकता है, लेकिन ईरान के खिलाफ हरगिज नहीं है। सह मुल्की मुआहिदे की पहली बासगश्त सितंबर 2025 को सुनाई दी थी। रवां साल जून में ईरानी सदर ने पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान इज्तमाई सलामती के नए ढांचे, बाहमी ताउन और मुस्लिम ममालिक के दरमियान बढ़ती कुर्बत को खुशाइंद करार दिया था। इससे पहले ईरान, पाकिस्तान और सऊदी दिफाई मुआहिदे में शमूलियत की ख्वाहिश का इजहार कर चुका था। इसलिए मुआहिदा असल में इसराइल के खिलाफ ताकत के तवाज़ुन की इब्तदा है। अमरीकी पुश्त पनाही पर इसराइल की जारहियत के खिलाफ बंद बांधने की ये कोशिश है। ये मशरिक़ वुस्ता से अमरीका के फौजी इनखला का आगाज़ है और जनूबी एशिया में भारत के लिए एक थ्रेट है। सऊदी सरमाए, पाकिस्तान की फौजी महारत और तुर्की की दिफाई पैदावार के तजुर्बे से नई दिफाई पैदावारी सल्तनत का एक संगे बुनियाद रखने के मुतरादिफ है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस मुआहिदे के पाकिस्तान के लिए अहमियत, दरपेश चैलेंजेस के तनाजुर में। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर मशरिक़ वुस्ता रियर एडमिरल फैसल शाह साहब। फैसल शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा मैं कि जो मुआहिदा हुआ है पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के दरमियान डिफेंस एग्रीमेंट, ईरान का इस पर जो रद्दअमल आ रहा है उससे मुतल्लिक आप क्या कहेंगे? क्योंकि ईरानी पार्लियामेंट की सलामती काउंसिल के रुकन इस मुआहिदे को कागजी कह रहे हैं, तो क्या हम इसे ईरान का सरकारी मौक़िफ़ भी कह सकते हैं? बहुत शुक्रिया आपका मुझे प्रोग्राम में लेने का। मेरा नहीं ख्याल कि ये सरकारी बयान है, ये एक इंडिविजुअल, एक बंदे की राय है, जो कि जाहिर बात है कि उनकी पोजीशन तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये उनकी अपनी राय है। आपको याद होगा कि जब सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान डिफेंस एग्रीमेंट हुआ था, तो ईरान ने उसकी हौसला अफजाई की थी और ये उम्मीद जाहिर की थी कि इस एग्रीमेंट में ईरान भी शामिल होना चाहेगा। तो अभी भी हम ये उम्मीद रख सकते हैं कि ये जो तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान एग्रीमेंट हुआ है, इसमें जैसे खबरें आ रही हैं कि और ममालिक के लिए भी ये खुला इन्विटेशन है कि वो आ सकते हैं और इसको ज्वाइन कर सकते हैं, तो इसमें ईरान भी शामिल हो सकता है। किसी एक फर्द वाहिद की स्टेटमेंट को मेरा नहीं ख्याल कि गवर्नमेंट का मौक़िफ़ लेना चाहिए, और गवर्नमेंट की तरफ से जो उनके खबर रसा इदारे हैं या उनकी जो वजारत ख़ारिजा का बयान होता है, मेरा ख्याल है उसको सीरियस लेना चाहिए। ठीक है। अच्छा फैसल शाह साहब, अब मक्का मुआहिदे के जो 2 रुकन ममालिक हैं, पाकिस्तान और तुर्की, ईरान की सरहदें मिलती हैं इनसे, ये ईरान के पड़ोसी ममालिक हैं, तो क्या आपको लगता है कि ये मुआहिदा पाकिस्तान और तुर्की की मदद से ईरान को हमलों से बाज रखने के लिए सऊदी अरब की जानिब से कोई टेक्टिकल मूव है? नहीं, मेरा ख्याल है ये ईरान मुखालिफ या ईरान की तरफ फोकस्ड मुआहिदा नहीं है। अगर आप इसको थोड़ा सा ब्रॉडली देखें तो मैं इसको 2 एंगल्स से देखता हूँ। पहला ये कि देखें, इसमें तीनों का फायदा है। तुर्की और पाकिस्तान, इनको जाहिर बात है कि सऊदी अरब की तरफ से माली मावनत होगी, और उसके बदले में जो तुर्की की इंडस्ट्रियल कैपेसिटी है, डिफेंस इंडस्ट्रियल कैपेसिटी, वो सऊदी अरब में जाएगी, और पाकिस्तान की जो वैसे एक्सपर्टीज हैं, महारत है दिफाई उमूर में, वो सऊदी अरब को हासिल होगी। तो तुर्की को यह फायदा हुआ कि उसकी जो डिफेंस इंडस्ट्रियल कैपेसिटी है उसको एक बूस्ट मिलेगा, उसकी खरीदारी ज्यादा होगी। पाकिस्तान को तुर्की में की डिफेंस इंडस्ट्रियल कैपेसिटी में ज्यादा एक्सेस मिलेगी। अभी भी है, हमारा उनसे बहुत क्लोज कोलैबोरेशन है, लेकिन अब ज्यादा एक्सेस हमें मिल जाएगी इस मुआहिदे के तवस्सुत से। और सऊदी अरब को एक जाहिर बात है कि एक दिली सुकून और आराम होगा कि जी
मेरे साथ ये दोनों ममालिक शामिल हैं इस जंग में। अगर मेरे ऊपर कोई हमला होता है तो ये मेरे मदद को पहुंचेंगे। तो ये तो एक एंगल है। दूसरा एंगल देखें ये है कि तीनों बिल्कुल मुख्तलिफ जोग्राफियाई पोजीशंस में हैं, और तीनों की जो थ्रेट स्पेक्ट्रम है या थ्रेट परसेप्शन है वो भी बिल्कुल मुख्तलिफ है। ठीक है। कोई कॉमन एनिमी नहीं है तीनों। तो तुर्की को अगर आप देखें तो वो सीरिया में हमेशा रहता है, कंसर्न रहता है कि सीरिया में क्या हो रहा है, इराक में क्या हो रहा है, कुर्द क्या कर रहे हैं, उसके अंदर जो टेररिस्ट एक्टिविटीज हैं उनसे वो मुहतात रहने की कोशिश करता है जी। पाकिस्तान को फायदा ये होगा कि आप देखें कि हमें भारत से खतरा रहता है, उसकी तरफ से जारियत का खतरा रहता है, और फिर अफगानिस्तान अब हमारा एक ऐसा बॉर्डर बन गया है जहां से हमें जारियत का सामना है। सऊदी अरब इस वक्त हूथियों के खिलाफ बरसरे पैकार है, उनके खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। तो तीनों का थ्रेट स्पेक्ट्रम डिफरेंट है, लेकिन ये एक बहुत वाइड रेंजिंग मैसेज गया है इन तीनों की तरफ से इस खित्ते के मुख्तलिफ कॉर्नर्स में, मुख्तलिफ कोनों में, कि अगर कोई भी किसी भी इन तीनों ममालिक पे हमला या जारियत करने का सोचेगा तो बाकी दो उसके साथ खड़े होंगे। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेबलाइजेशन फैक्टर है, मैं समझता हूँ। स्टेबलाइजेशन फैक्टर। फैसल शाह साहब, अभी आपने बोला कोई कॉमन एनिमी नहीं है, इन तीनों ममालिक का अलग अलग इनके अपने स्पेक्ट्रम्स हैं जिनमें ये ऑपरेट करते हैं। तो क्या इजराइल को कोई कॉमन एनिमी के तौर पर देखा जा सकता है तीनों ममालिक का? नंबर 1 एंड नंबर 2 इज़ कि अगर इंडिया के साथ कोई मामला ख़राब होते हैं मुस्तकबिल में, क्योंकि उनका तो ऑपरेशन सिंदूर जारी है ताहाल, तो क्या फिर ये मुआहिदा एक डेटरेंस का किरदार अदा करेगा वहाँ पर भी? ये बिल्कुल मुआहिदा डिटरेंस का किरदार अदा करेगा, ना सिर्फ हिंदुस्तान के खिलाफ बल्कि इजराइल के खिलाफ भी। और अगर आप इसको थोड़ा सा और ब्रॉड कर लें तो ये नॉन स्टेट एक्टर्स के खिलाफ भी डिटरेंस का किरदार इसको अदा करना चाहिए। अगर इसकी थोड़ी सी मौसर हिकमत अमली चले आगे तो मैं समझता हूँ कि इसकी डिटरेंस बहुत वाइड रेंजिंग होगी। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर किसी एक मुल्क पे हमला होगा तो ये सिर्फ सऊदी अरब के बेनिफिट के लिए तो नहीं किया है, ये तो पाकिस्तान को भी इससे फायदा हो रहा है, तुर्की को भी इससे फायदा हो रहा है। और अगर किसी एक मुल्क पे किसी किस्म की कोई जारियत होती है, वो बेशक इजराइल की तरफ से हो, भारत की तरफ से हो या नॉन स्टेट एक्टर्स की तरफ से हो, तो मेरा ख्याल है कि बाकी दोनों ममालिक उसके साथ उसके दिफा में खड़े हुए हैं। ये एक इम्पोर्टेंट चीज है कि ये दिफा के लिए है, ऑफेंसिव ऑपरेशंस के लिए नहीं है। तो दिफा में जब आप खड़े होते हैं तो फिर जाहिर बात है कि अगला जो जारे होता है उसको बेसिकली ये कैलकुलेट करना पड़ता है कि अगर मैं इस मुल्क पे जारियत करूंगा तो फिर उन दो ममालिक से भी मुझे उनका भी मुझे सामना करना पड़ेगा, उनसे भी मुझे जवाब का मुंतजर होना चाहिए। तो ये एक बड़ी अच्छी कैलकुलेशन है और मेरे ख्याल है यही एक स्टेबलाइजिंग फैक्टर इसमें बड़ा अच्छा उभर के सामने आ रहा है। ठीक है जी। और मुस्तकबिल करीब में फैसल शाह साहब आप क्या देखते हैं, और कौन से ममालिक हैं जो इस मुआहिदे को आप देख रहे हैं कि ज्वाइन करेंगे? और साथ ही साथ ये भी कि इससे पहले अमेरिका को देखा जाता था कि एक स्टेबलाइजर का फैक्टर प्ले करता था, सिक्योरिटी की गारंटी उसकी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से होती थी। तो क्या अब ये मुआहिदा कह सकते हैं कि इनिशिएट कर चुका है उस प्रोसेस को, जहां से अब मशरिक़ वुस्ता में अमरीकी फोर्सेस को ज्यादा देर नहीं रहना पड़ेगा? देखिए, ये तीनों ममालिक वैसे तो अमेरिका के करीब हैं, तो मैं समझता हूँ कि अमेरिका को इस पे एतराज नहीं होना चाहिए कि अगर ये तीन ममालिक मिलके कोई कंसोर्शियम बना रहे हैं या अलायंस बना रहे हैं तो अमेरिका के खिलाफ तो नहीं बना रहे हैं, या किसी भी मुल्क का नाम तो नहीं लिया इन्होंने कि अगर अमेरिका ये समझे कि ये इजराइल के खिलाफ बन रहा है तो ये तो अमेरिका को इस पे एतराज तो नहीं होना चाहिए। लेकिन ये जो जंग हुई है ईरान की और अमेरिका और इजराइल की, इससे एक लेसन जो निकला है और खित्ते के ममालिक उस पर सोचने पे मजबूर हुए हैं कि जो बरसा बरस से उन्होंने अपनी सिक्योरिटी फ्रेंचाइज की हुई थी, आउटसोर्स की हुई थी अमेरिका को, तो वो कोई बहुत ज्यादा इनके लिए फायदेमंद साबित नहीं हुई है। इस जंग में सबसे ज्यादा नुकसान भी अरब ममालिक का ही हुआ है और सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी सिक्योरिटी में, आउटसोर्सिंग में अमेरिका के साथ इन्होंने की हुई थी। ना सिर्फ इनके साथ की हुई थी बल्कि ब्रिटेन के भी वहाँ बेसिस हैं, फ्रांस के भी वहाँ बेसिस हैं, तो इन सब के साथ की हुई थी। अच्छा, ईरान को इस जो अलायंस है उससे मैं नहीं समझता किसी किस्म की खलिश होनी चाहिए, इसलिए कि ईरान का तो ये मौक़िफ़ रहा है कि खित्ते के ममालिक मामलात अपने हाथ में रखें और इसका जो इंतजाम है खित्ते का वो खुद संभालें। तो ये तो एक बड़ा खुशाइन चीज है ईरान के लिए भी कि खित्ते के ममालिक ये सोचने पे मजबूर हो गए कि हमें आपस में बातचीत करके कोई सिक्योरिटी स्ट्रक्चर बनाना चाहिए। अच्छा, अमेरिका जो है वो भी जाहिर बात है कि ये देखे कि जी अब खित्ते के ममालिक अगर सिक्योरिटी बर्डन खुद उठा रहे हैं
तो फिर मेरे ऊपर सारा का सारा मलबा नहीं डालना चाहिए और सारा बोझ नहीं होना चाहिए। तो मेरे ख्याल में बहुत सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं सबके लिए। जी बिल्कुल। और फैसल शाह साहब, आपको क्या लगता है कि ये मुआहदा अमली तौर पर इसको आप किस तरह से नाफिज होता देखते हैं? लाइक ये एक जेस्चर के तौर पर मुआहदा हो सकता है, या वाकई मुस्तकबिल करीब में आपको लगता है कोई ऐसी सूरत हाल हो सकती है जहां पर एक्टिवली तीनों ममालिक की फोर्सेस मुश्तरका तौर पर इन्वॉल्व होंगी? देखिए, सऊदी अरब और पाकिस्तान का जब मुआहिदा हुआ तो हमें सऊदी अरब से मुआहिदे की कोई बाकायदा मुआहिदे की जरूरत तो नहीं है। हम तो हमेशा कहते आए हैं कि हरमैन शरीफैन का दिफा हमारा दिफा है और हम उसके उसमें शाना बशाना खड़े होंगे सऊदी अरब के। तो लेकिन जब ये मुआहिदा हुआ सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान पिछले साल, तो फिर हमारे वहां पे ट्रूप्स भी गए, इक्विपमेंट भी गया और फिर उन्होंने जो सऊदी अरब का दिफा है उसमें हिस्सा भी लिया। तो ये तो एक ऑलरेडी जो मुआहिदा हुआ हुआ है, मैं समझता हूँ कि उसका समर है, उसकी उसकी अपग्रेडेशन है जिसमें तुर्की शामिल हो गए। तो अब फर्ज करें आपके मई 2025 की तरह भारत कोई जाररियत करना चाहे पाकिस्तान पे, तो हमें बिल्कुल ये क्लियर होना चाहिए कि हमारे साथ ये हमारे दोनों भाई खड़े हुए होंगे, ये मौजूद होंगे। और ये चीज बेसिकली अब भारत को कैलकुलेट करने की जरूरत होगी कि क्या मैं पाकिस्तान के खिलाफ जारियत करूं तो क्या सिर्फ पाकिस्तानियों से आगे निबर्दाजमा होना पड़ेगा या फिर तुर्किश और सऊदी फोर्सेस भी वहां पर होंगी। बिल्कुल। अच्छा फैसल शाह साहब, 28 फरवरी के बाद से हम देख रहे हैं कि मशरिक़ वुस्ता ये अक्सर बदला हुआ मशरिक़ वुस्ता है। अब सूरत हाल पूरी दुनिया में उस तरह से नहीं रही है, न्यू नॉर्मल सेट हो चुके हैं। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि जितनी जो मेजर ऑर्गेनाइजेशन थी, यूनाइटेड नेशन है, OIC है, लीग ऑफ नेशंस तो चलने से पहले फेल हो गई। इस तरह की जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो कोई खातिर खा इक़दामात नहीं करती हमें नज़र आए, उन्होंने पीस को इंश्योर नहीं किया। तो अब आपको क्या लगता है कि ये अब एक न्यू नॉर्मल होगा कि कोई भी ममालिक मिलजुल के 3 या 4 या जितने भी इस तरह के पैक्ट्स बनाएंगे और वो सिक्योरिटी की गारंटी होंगे उस खत्ते में? देखिए, इस पे तो कोई दो राय नहीं है कि अब कोई ऑप्शन आपके पास बची नहीं है। जब आपको इंटरनेशनल सिस्टम से, इंटरनेशनल लॉ से, इंटरनेशनल बॉडीज से कोई आपको किसी किस्म के इंसाफ मिलने की उम्मीद ना हो, गजा देख लीजिए, ईरान देख लीजिए, कश्मीर का मसला इतने अरसे से चल रहा है वो देख लें, तो फिर और तो कोई चारा नहीं रहता। अच्छा, ये एक और भी मैं आपको चीज बता दूं कि ये जो पैटर्न अभी सामने आ रहा है, ये पैटर्न 2019 में जब यूनाइटेड स्टेट्स ने इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी अपनी डिश आउट की तो उसमें ये पैटर्न नजर आया हमें। सबसे मतलब यूएस ने बेसिकली एनकरेज किया इस पैटर्न को। उन्होंने नाम तो दिया मल्टीलेटरलिज्म का, लेकिन वो मिनी लेटरलिज्म पे काम करना शुरू किया और उन्होंने जितने भी लाइक माइंडेड मुल्क थे मुख्तलिफ कोनों में, उनके छोटे छोटे ग्रुप्स बना दिए। तो हमने क्वाड का नाम सुना, क्वाड 2.0 का नाम सुना, ऑकस का सुना, I2U2 का सुना। तो तीन चार मुल्कों का एक ग्रुप बना के उन्होंने मुख्तलिफ जोग्राफिकल लोकेशंस में उनको स्टेशन किया ताकि चाइना को चैलेंज कर सकें। तो ये पैटर्न तो बेसिकली हमें वहां से नजर आया। तो ये तो ऑलरेडी एंडोर्स्ड है यूएस से और बाकी जो बड़ी पावर्स हैं उनसे। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि खित्ते के ममालिक खुद अपने मामला देखने के काबिल हैं और देख सकते हैं। तीनों, अगर ये पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब की आप बात करें तो तीनों की बड़ी यूनिक डिस्टिंक्शंस हैं। मतलब सऊदी अरब का एक बड़ा अहम रोल है लीडरशिप अरेबियन पेनिनसुला में, फिर उसकी इकोनॉमी बहुत अच्छी है। तुर्की का इंडस्ट्रियल कैपेसिटी बड़ी अच्छी है। पाकिस्तान के पास एक बहुत काबिल फौज, लीडरशिप और अवाम है। और फिर पाकिस्तान का जो कलीदी किरदार रहा है रीजनल स्टेबिलिटी में, आई थिंक वो बहुत काबिल तारीफ है। तो मेरा ख्याल है कि ये तो तीनों ममालिक की जब स्ट्रेंथ मिल जाएंगी तो मल्टीप्लाई हो जाएंगी। बिल्कुल मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ये भी बताइएगा फैसल शाह साहब के मार्का हक के बाद पाकिस्तान का जो एक रोल सामने आया, फिर उसके बाद हमने देखा कि पाकिस्तान अब सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है खित्ते में कई ममालिक को। एक नया किरदार हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अब कंधों पर एक जिम्मेदारी भी है बड़ी। इस नए किरदार में आप पाकिस्तान को मुस्तकबिल में कैसे देख रहे हैं, क्योंकि सिक्योरिटी प्रोवाइडर एक कंसिडर किया जा रहा है पाकिस्तान को? मेरा ख्याल है सिक्योरिटी प्रोवाइडर से ज्यादा पाकिस्तान स्टेबलाइजर है और एक स्टेबिलिटी की तरफ चीजों को लेके जाना चाहता है बैनुल अक़वामी तौर पे। आप ईरान यूएस का देख लीजिए और आप बाकी जो ममालिक हैं वो पाकिस्तान की तरफ अगर आज देख रहे हैं तो वो इसीलिए देखते हैं कि अगर हम किसी मुल्क से बात नहीं कर सकते तो कम से कम हम पाकिस्तान के थ्रू उस मुल्क से बात कर सकते हैं और अपनी बात समझा सकते हैं। तो पाकिस्तान की बेसिकली ये एज है कि आपके मुख्तलिफ ममालिक से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और हमें इसी तरह रखने चाहिए। लेकिन
फ्यूचर में हमें क्या करना चाहिए। देखिए, हमारे अपने अंदर बड़े मसाइल हैं पाकिस्तान में, और हमें अपना घर भी सीधा करने की जरूरत है। और जो हमारे इश्यूज हैं जो कि बैनुल अक़वामी इश्यूज हैं, फॉर एग्जांपल क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, इंडस वाटर ट्रीटी का मसला है, कश्मीर का मसला है, हमें ये इश्यूज अब दुनिया के सामने लेके जाने चाहिए कि आपके मुश्किल वक्त में हमने आपका साथ दिया, हम आगे बढ़े। हालांकि हमारे घर में आग लगी हुई थी, लेकिन हम फिर भी आगे बढ़ के हमने आपको उस आग से निजात दिलाई जो आपके दरवाजे तक पहुंच रही थी। तो क्या अब आपको नहीं आगे आके हमारे मसाइल पे तवज्जो देनी चाहिए और उनको बिल्कुल। हल करने की कोशिश करनी चाहिए। जो जो लोग उसमें इन्वॉल्व हैं उन लोगों को आप उनका मुहासबा करें और उनसे पूछें कि वो ये सब काम क्यों कर रहे हैं और उनको रोकें। तो ये मेरा ख्याल है अब हमें इस लेवल पे जाके खेलने की जरूरत है। बिल्कुल। और इस ब्लॉक को आप क्या देखते हैं फैसल शाह साहब के, जो वेस्टर्न ब्लॉक है या भारत है या इसराइल है, वो तो इसको एक मुस्लिम ब्लॉक के तौर पर ही तस्वुर करेगा, नो मैटर के उनके इंडिविजुअल ताल्लुकात चाहे बेहतर हों सऊदी अरब के साथ या तुर्की के साथ। तो अब आपको क्या लगता है कि जो वेस्टर्न एक ब्लॉक है वो ज़्यादा मजबूत होता, ताकत पकड़ता नजर आएगा, और बिलखसूस हम देखें इसराइल और भारत का जो गठजोड़ है वो भी ज़्यादा मजबूत होता नजर आएगा इस मुआहदे के बाद? देखिए, बहुत सारी बातें अभी शुरू हो गई हैं इस अलायंस के बारे में। पहली चीज तो ये कि ये मुस्लिम नेटो है। हालांकि ये मुस्लिम नेटो नहीं है, ये 3 मुमालिक है जिनकी आपस में हम आहंगी है। यानी हम, आप देखें ना कि कितने सालों से हम ये कहते हैं कि जी दुनिया में हमारे 3 काबिल कदर दोस्त हैं, चाइना, सऊदी अरब, तुर्की। तो हमारी तो एक हिस्टोरिकल अलाइनमेंट है इन दोनों ममालिक से। अच्छा, इनकी भी हमारे साथ हिस्टोरिकल अलाइनमेंट है। तो हम अगर उस हिस्टोरिकल अलाइनमेंट के तहत एक एग्रीमेंट करते हैं तो वो इत्तेफाक है कि हम तीनों मुसलमान हैं, तो इस इत्तेफाक है कि हम तीनों सुन्नी हैं। तो अब ये भी नैरेटिव चलना शुरू हो गया कि जी ये सुन्नी इत्तेहाद बन गया है, मुसलमान इत्तेहाद। ये जी ऐसा जी जी। नहीं है। आप कल को देखेंगे कि इस पे और बहुत सारे ममालिक आ जाएंगे जो हो सकता है कि सुन्नी मसलक से ताल्लुक ना रखते हो सकता है वो मुसलमान ना हो। तो फिर आप क्या कहेंगे इस अलायंस को? तो ये तो बातें तो चलती रहेंगी, लेकिन जब आप इस तरह का कोई अलायंस बनाते हैं और उसका मकसद दिफा रखते हैं, उसका मकसद कोई ऑफेंसिव ऑपरेशंस नहीं है या किसी के ऊपर एग्रेशन नहीं है, बिल्कुल। तो जो हमारे अजली दुश्मन है उनको इससे कोई तकलीफ होनी नहीं चाहिए, बल्कि ये उनके लिए एक डिटरेंस का जरिया है। उनको ये सोचने की जरूरत है कि अगर हमने जारियत की तो हम खामखा एक भेड़ों के छत्ते में हाथ देंगे, जो कि उनको नहीं देना चाहिए। बिल्कुल। तो मेरा तो ख्याल है कि इससे तकलीफ उनको नहीं होनी चाहिए, और ये एक स्टेबलाइजिंग फैक्टर है बड़ा अच्छा। बिल्कुल। मुआहिदा मक्का जो है एक बड़ा स्टेबलाइजेशन फैक्टर तस्वुर किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया माहिर मशरिक़ वुस्ता अमूर रियर एडमिरल फैसल शाह, वक्त दिया और अपना तज्जिया पेश किया इस सारी सूरत हाल से मुतल्लिक। अभी यहाँ पर हम ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, प्रोग्राम आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक। मई 2025 के 4 रोज़ा जंग में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के इस्तेमाल से पाक अफवाज ने स्मार्ट वॉर स्ट्रैटेजी मुतारिफ कराई। ईरान जंग के दौरान फौजी हमलों और अहदाफ की निशानदही के लिए अमरीका के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल ने वॉर स्ट्रैटेजी को और भी स्मार्ट कर दिया है। तेज़ी से बदलती जंगी हिकमत अमली में AI की अहमियत पर हर रोज़ बढ़ती जा रही है। पाक फ़ज़ाइया की जंगी हिकमत अमली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अहमियत क्या है और इस सम्त में तैयारी कितनी है, इसी पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एयर कोमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब। खालिद चिश्ती साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये कहिएगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ईरान जंग में टारगेट की ठीक निशानदही और डेटाबेस की बुनियाद पर टारगेट की 100% तलाश के कामयाब ऑपरेशंस ने फ़ज़ाई जंग के डिज़ाइन को यकसर तब्दील कर दिया है। ये जानना चाहता हूँ कि पाक फ़ज़ाइया की AI टेक्नोलॉजी पर इन्हिसार और इस पर अबूर का लेवल क्या है? जी, बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया है। देखिए, AI को अब ऐसा वक्त आ गया है कि आप स्टैंड अलोन एज ए टूल या एज ए स्ट्रेंथ नहीं, आपको बहुत सारी चीज़ों में इंटीग्रेट करनी पड़ती है। ख़ास तौर पर जो सैटेलाइट से इमेजरी आती है, उसकी वैल्यूएशन जो होती है, उसका एनालिसिस होता है, ये तमाम की तमाम अब AI पे चली गई है। ग्राउंड मैपिंग जो टारगेटिंग होती है, दुश्मन के बारे में इंफॉर्मेशन है, उनकी मूवमेंट है, वो AI पे चली गई है। तो सेगमेंट्स बनाना बहुत मुश्किल है, लेकिन पाक फ़ज़ाइया बहुत ख़ास तौर पर पिछले 4 सालों से बहुत एक्टिवली काम कर रही है इलेक्ट्रॉनिक मैयर्स पे, डाटा ऑटोमेशन के ऊपर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। तो कोई एक डायमेंशन के अंदर नहीं ये यूज़ होती, मल्टी फैसेटेड ये क्योंकि स्ट्रेंथ है। और जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है, जैसे मैंने कहा कि इंटेलिजेंस में, मैपिंग में, डाटा गैदरिंग में, इवैल्यूएशन में, टारगेटिंग स्ट्रैटेजी में, चॉइस ऑफ वेपन्स में, तो तमाम में AI का कुछ ना कुछ डिफरेंट कैटेगरीज के या डिफरेंट लेयर्स का समझें एक रोल आ गया हुआ है। और पाक फ़ज़ाइया ने फोर्सी किया
अल्हम्दुलिल्लाह हम हिंदुस्तान से इस सब्जेक्ट के ऊपर आगे हैं और हमने ड्रोन्स और जो लॉइटरिंग मुनिशन और किलर ड्रोन्स पिछली जंग में मई 2025 में इस्तेमाल किए थे, वो इटसेल्फ गवाह हैं कि हमने कितना ज़्यादा डिपेंडेंसी की थी इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर और मॉडर्न आईटी और टेक्नोलॉजी के ऊपर। जी, और ये भी बताइएगा कि पाक फ़ज़ाइया एआई पर इन्हिसार को कितनी अहमियत देती है? क्या मुस्तकबिल में पाक फ़ज़ाइया की जंगी हिकमत अमली का महवर एआई टेक्नोलॉजी होगी और ये इन्हिसार इंसानी वसाइल की ज़रूरत ख़त्म कर देगा? जैसे मैंने पहले कहा कि पाक फ़ज़ाइया पिछले 4-5 साल से बड़ा एक्सटेंसिवली और ओवर द ईयर्स हम बहुत अरसे से काम भी कर रहे हैं और अब तो हमने बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह इंटीग्रेशन भी की है, बहुत ज़्यादा अबूर हासिल किया है। हमारे जो टेक्निकल स्किल है, जो हमारी मैन पावर की, वो काबिल फ़ख्र भी है, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि एआई आने वाले वक्तों में मेरा नहीं ख्याल कि वो रिप्लेस करेगी, वो वैल्यू ऐड करेगी, ऑगमेंट करेगी, फैसिलिटेट करेगी, आपका आसान करेगी काम और आपको मदद करेगी। और जाहिर है, जैसे मैंने चीज़ें पहले सवाल के जवाब में बताई हैं कि ये कोई स्टैंड अलोन कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो होगी और ख़त्म होगी। ये कंटिन्यूस है, इवॉल्व करती रहती है, अपडेट्स और मॉडर्नाइजेशन होती रहती है, नए नए सॉफ्टवेयर आते रहते हैं। वो पाक फ़ज़ाइया ने बहुत फोर्सी कर लिया था पहले, और अंडर द लीडरशिप ऑफ एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू पिछले 5 साल से बहुत एक्सटेंसिव काम हुआ है। तो रिप्लेसमेंट का हम नहीं सोच रहे, हम इसको कहते हैं वैल्यू ऐड करना। किल पिक्चर में ऑर्केस्ट्रेट जंग लड़ने में हमारी मदद करेगी और हमारी स्ट्रेंथ को समझे बढ़ाएगी। तो ये रिप्लेसमेंट नहीं है, एक होगा तो दूसरा नहीं होगा, दोनों मिलकर एक सिनर्जी में काम करेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल। खालिद चिश्ती साहब, ये भी बताइएगा कि क्या पाक फ़ज़ाइया बगैर पायलट तैयारे उड़ाने की टेक्नोलॉजी रखती है या इस समत में भी काम जारी है? जी, ये जो बगैर पायलट के होते हैं, जो जिसको मैं अभी कह रहा हूँ अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, लॉइटरिंग मुनिशन है, किलर ड्रोन्स हैं, ये पाक फ़ज़ाइया ने तकरीबन खुद इन्हिसारी कर ली हुई है। हम इंडिजिनस सारी प्रोडक्शन कर रहे हैं, खुद बना रहे हैं, बल्कि हम तो अब इंशाल्लाह एक्सपोर्ट करने की भी पोजीशन में आ जाएंगे। और हम लिथैलिटी, उनकी एक्यूरेसी, उनकी सर्वाइवेबिलिटी और उनका पेलोड ग्रेजुअल इन्हांस कर रहे हैं, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तुर्की ने भी मदद की है, लेकिन अब हम सेल्फ सफिशिएंट हो चुके हैं। तो हमने मई 2025 में भी जो हिंदुस्तान पर इतनी टनेज ड्रॉप की थी, 10 मई 2025 को भी, मैं अक्सर कहता हूं कि वो 50% मैन्ड एयरक्राफ्ट ने ड्रॉप की थी और बाकी जो थी वो अनमैन्ड और इन्हीं के लिए ड्रोन्स ने ड्रॉप किए थे, बॉम्बिंग और मुख्तलिफ किस्म के वेपन्स। तो हम तो ऑलरेडी तकरीबन 1.25 साल पहले ये इंटीग्रेशन भी कर चुके हैं और उससे भी पहले हम इस पर बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करके आने वाले वक्तों की तैयारी कर चुके थे। सर, पाकिस्तान के फाइटर पायलट अपनी महारत में दुनिया में सबसे आगे जाने जाते हैं। क्या एआई टेक्नोलॉजी बेस्ड बगैर पायलट फाइटर जेट पाकिस्तानी पायलट्स की महारत का कोनेमुल बदल हो सकेगा? नहीं, ये तकरीबन मैंने पिछले सवाल के जवाब में यही अर्ज किया कि हम रिप्लेसमेंट नहीं कर रहे न किसी चीज की भी, हम वैल्यू ऐड, ऑगमेंट, लिथैलिटी, सर्वाइवेबिलिटी, डिसीजन मेकिंग, इसको इनहैंस कर रहे हैं। दैट मीन्स जितना एआई का डाटा इस्तेमाल होता है वो ह्यूमन जो इंसान होता है पायलट की शक्ल में, डिफेंस कंट्रोलर की शक्ल में, और दूसरे सेंसर जो सैटेलाइट कर रहे होते हैं, साइबर कमांड, जितनी ज्यादा इनपुट आती है उसका फैसला हमें बहुत सेकंड, स्प्लिट सेकंड्स में करना होता है। तो जहां जहां इलेक्ट्रॉनिक्स आ गई हुई है, टेक्नोलॉजी आ गई है, आपको फैसला साजी में बहुत आसानी होती है और इंतहाई एक्यूरेट होती है। और क्योंकि डिसीजन मेकिंग सिर्फ आपको फौरन नहीं चाहिए होती है, आपको एक्यूरेट भी चाहिए होती है। तो दोनों डायमेंशन में पाक फ़ज़ाइया अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी एक्सटेंसिवली काम भी कर रही है। हम खुद इन हसारी में म्यूचुअली डिपेंडेंट होंगे दोनों चीजों पर और एक दूसरे को सपोर्ट के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। स्टैंड अलोन एक टेक्नोलॉजी को हम नहीं इस्तेमाल कर रहे और आइंदा भी नहीं करेंगे। पाक फ़ज़ाइया जदीद जंगी महारत के हसूल के लिए एआई बेस्ड मल्टी डोमेन वॉरफेयर को कितनी अहमियत दे रही है? हमने तो साबित कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। 2025 मई में आपने देखा था कि हमने सबसे ज्यादा जो इफेक्टिव इस्तेमाल किया था वो सिनर्जी के जरिए किया था, इंटीग्रेशन के जरिए किया था, क्लोज कोलैबोरेशन और सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग और डिसेंट्रलाइज एग्जीक्यूशन के जरिए किया था। यानी पाक फ़ज़ाइया की टॉप लीडरशिप ऑपरेशंस रूम में कनेक्टेड थी अपने तमाम सेंसर से, फील्ड में जो हमारे एयरमैन, पायलट्स, इंजीनियर, टेक्नीशियंस, इवन एयर डिफेंस कंट्रोलर से, और सैटेलाइट इमेजरी और साइबर कमांड सब कुछ इनपुट आ रही थी, फैसले दे दिए जाते थे। उसके बाद एग्जीक्यूशन लोकल कमांडर्स करते थे जिनको प्री ब्रीफ्ड सारे क्राइटेरियाज पता थे। तो हम इससे, जैसे मैंने कहा कि हम पहले से तैयारी भी कर रहे हैं, बहुत ज्यादा वॉर प्रिपेयर्डनेस भी हमने किया है। नियर वॉर लाइक सिनेरियो में हम ट्रेनिंग करते रहते हैं, सिर्फ खुद नहीं करते हैं बल्कि दोस्त ममालिक के साथ भी मिलकर करते हैं। इंडस शील्ड एक्सरसाइज हमने 2024 की थी, मैं खुद भी इसमें शामिल हुआ था एज एन ऑब्जर्वर। तो मुझे बड़ी खुशी हुई देखकर कि हम इन सेंसर्स को इस तरह एम्प्लॉय करते हैं जिसको मैं ऑर्केस्ट्रेट कहता हूं। यानी जस्ट लाइक इंस्ट्रूमेंट म्यूजिक के होते हैं, वो एक दूसरे को सप्लीमेंट करते हैं एक साउंड निकालने के लिए, उसी तरह हमारे तमाम सेंसर्स जमीन से लेकर जमीन पर बैठे हुए जो कंट्रोलर्स होते हैं,
हवा में सैटेलाइट हमें इनपुट आ रही होती है, फाइटर पायलट हवा में होते हैं, एयरबोर्न अर्ली वार्निंग होते हैं, वेपन कंट्रोलर्स होते हैं, तमाम के तमाम की किल पिक्चर एक होनी चाहिए, उनकी क्लैरिटी होनी चाहिए, उनको डिसीजन मेकिंग कमांड सेंट्रल कमांड से टाइम पे मिलना चाहिए ताकि वो एग्जीक्यूशन कर सकें। तो हम एक इस तरह जेल अल्हम्दुलिल्लाह करके हमने किया है कि आने वाले वक्तों में पढ़ाया जाएगा कि इतनी इफेक्टिव, इतनी टाइमली और इतनी लीथल किस्म की प्रिपरेशन इतने शॉर्ट टाइम में पिछले 3-4 सालों में पाक फ़िज़ाई ने जिस तरह किया है, दुनिया हैरान है और हमें इस पे प्राउड होना चाहिए। खालिद चिश्ती साहब, जदीद जंगी हिकमत अमली में इंसानी रिसोर्स की क्या अहमियत होगी और मशीन पर इन्हसार किस हद तक होगा? जैसे मैंने पहले कहा कि जंगी हिकमत अमली के अंदर आपको दोनों पर इंसार करना पड़ेगा। जहां जहां टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी, सेंसर्स, सैटेलाइट्स, जमीनी सेंसर, एयर डिफेंस कंट्रोलर्स, जितने ज्यादा आपके वेपन्स बढ़ते जा रहे हैं उतना ही ज्यादा ये जरूरत बढ़ती जा रही है कि वो इंटीग्रेट कितने अच्छे हैं, और सबसे बढ़कर कि आपकी जो ह्यूमन रिसोर्स की ट्रेनिंग उस पर कितनी अच्छी है, यानी वो कितनी महारत रखते हैं। सिर्फ इक्विपमेंट ले लेना बहादुरी नहीं होता या उससे जंग नहीं जीत सकते। अगर आप मई 2025 में देखें तो हिंदुस्तान के पास हमसे कहीं ज्यादा बड़ा एक फ्लीट था जहाजों का। 85 जहाज उस दिन रात को हमलावर हुए थे, हमारी तरफ से सिर्फ 42 गए थे, एक रिकॉर्ड मुद्दत में टेक ऑफ किया था। तो अगर नंबर का मुकाबला करें तो क्लियरली हिंदुस्तान के फेवर में होना चाहिए था, लेकिन हमने नहीं होने दिया, अपने फेवर में भी किया और 8 जहाज उनके लैंड भी नहीं करने दिए, उनको तबाह किया। वो ऐसे नहीं हुआ था, वो आपने नियर वॉर लाइक सिनेरियो में ट्रेनिंग करनी होती है। जो जो आपके सेंसर्स हैं उनको अपडेटेड रखना होता है, पायलट्स को, कंट्रोलर्स को, तमाम स्टेक होल्डर्स को एक टीम की तरह करना पड़ता है। जैसे किसी फुटबॉल में आपको पता होता है कि गोल कहां करना है, किस किस ने अपना रोल किस तरह प्ले करना है, दुश्मन को किस तरह डिसीव करना है, आपस में किस तरह इंटीग्रेट करना है। तो ये सारा विजिबली हमें नजर भी आया पिछली जंग के अंदर। आइंदा आने वाले वक्तों में अल्हम्दुलिल्लाह पाक फ़िज़ाइया मोर देन 150 नई इनोवेशन और टेक्नोलॉजीज पर काम कर रही है। वो अभी प्रीमेच्योर है बताना कि क्या क्या डायमेंशन है। तो हम एवरी डे पासिंग डे ये पाक फ़िज़ाइया ये नहीं करती सिट बैक खास तौर पर कि हमने पिछली जंग जीती है तो अब हमें आ गया है सारे का सारा, नहीं। वेरी नेक्स्ट डे हमारी चीजें अगली तरफ चली गई थी, पीछे हमने मुड़ के देखा जरूर है अल्हम्दुलिल्लाह एक एलिमेंट ऑफ प्राइड और कॉन्फिडेंस के लिए, लेकिन आने वाले वक्तों का चैलेंजेस का सामना हम आज तैयारी करेंगे। तब खुदा ना खास्ता किसी ने हम पर इम्पोज की कोई ऑफेंस या किसी ने लॉन्च किया अपने इम्पोज करने की एक न्यू नॉर्मल बनाने की कोशिश की हमारे खिलाफ कोई भी जारहियत, तो उसका उससे भी ज्यादा इफेक्टिव और ज्यादा प्रोहिबिटिव कॉस्ट इंपोज करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह तैयारी हर वक्त जारी रहती है। बहुत शुक्रिया एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब, आपने वक्त दिया और अपना तज्जिया पेश किया सारी सूरत हाल पे। अभी यहाँ पर ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कहीं मत जाइएगा। नाजरीन, पाकिस्तान में तौहीन मजहब एक संगीन जुर्म है जिसकी सजा मौत है, लेकिन इस हसास और नाजुक मसले पर अक्सर व बेशतर कौम के जज्बात से भी खेला गया है। कुछ अरसे पहले तक ज़ाती ख्वाहिश पर या दुनियावी मफादात की बुनियाद पर बगैर सबूतों के तौहीन मजहब का इल्ज़ाम लगाकर लोगों को मुश्तिल करना, सच और झूठ की जांच के लिए मामला कानून के हाथ में देने के बजाय मुश्तिल हजूम का खुद ही मुनसिफ बन जाना आम रविश रही है। 2021 से 2024 तक तौहीन मजहब के सालाना 7 मुकदमात दर्ज कराए गए, लेकिन 2025 में सिर्फ 1 मुकदमा दर्ज हुआ है। और बरतानवी मीडिया ये बताता है कि बेबुनियाद मुकदमात के इंदराज में कमी की वजह आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ज़ेरे निगरानी सख्त गिर मजहबी गिरोहों के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी थी, जिसने हौसला अफजा नताइज दिए हैं। इसी वजह से रवा साल तौहीन मजहब के रजिस्टर्ड मुकदमात में तकरीबन 2/3 कमी आई है। फील्ड मार्शल की ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी क्या है और पाक फौज ने पॉलिसी के तहत कैसे काम किया है, इसी से मुतल्लिक बात करते हैं। हमारे साथ हमारे मेहमान अब्दुल्ला हमीद गुल साहब मौजूद हैं। अब्दुल्ला साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, ये बताइएगा कि फील्ड मार्शल की ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी, पहले तो इसकी वजाहत हम चाहेंगे कि आप करें कि ये क्या है और अफवाज पाकिस्तान इस पॉलिसी के तहत कैसे काम कर रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, जीरो टॉलरेंस कह लें या हार्ड स्टेट की तरफ जब वो बात करते थे, हार्ड स्टेट का मतलब ये है कि सख्त फैसले लेने हैं, चाहे इसके अंदर अपने हों या पराए हों, इसके अंदर मेरिट को सामने रखा जाए और जो करना है वो कर गुजरें, चाहे उसके लिए जो भी मेथडोलॉजी इस्तेमाल करनी हो वो फिर विद इन दी फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान एंड द लॉ ऑफ पाकिस्तान, उसमें जहां तक किया जा सकता है उसके ऊपर अपना काम किया जाए। उससे जाहिर है हमें कुछ फवायद हमने देखे हैं। आप देख लें, हार्ड स्टेट का मतलब यह है कि पाकिस्तान का सबसे पहले जब ईरान की जानिब से एक हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई, उन्होंने कुछ मिसाइल पाकिस्तान में दाग दिए, पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड किया।
और बड़ा सख्त रिस्पॉन्ड किया। उसके बाद हमने देखा कि अफगानिस्तान के ने जो है वो हमारे ऊपर एक हमला करने की कोशिश की। पाकिस्तान ने आर्टिकल 51 यूनाइटेड नेशन के चार्टर के मुताबिक रिस्पॉन्ड किया और बड़ा स्ट्रांगली किया। फिर उसके बाद हमने देखा इंडिया ने किया, हमने फिर वही स्ट्रांगली रिस्पॉन्ड किया, जबकि वो ये सोच रहे थे कि शायद, हालांकि मुझे ये अच्छी तरीके से पता है कि मगरिब में बड़े बड़े लोग और मार्को रूबियो वगैरह ये कह रहे थे कि जी इंडिया को अपना जरा एंगर अनलीश करने दें और वो जरा गुस्सा गुस्सा निकाल लें, कोई बात नहीं, थोड़ा सा जो है वो आप बर्दाश्त करें। लेकिन नहीं, फील्ड मार्शल साहब ने कहा नो, इनफ इज इनफ, अब हम तो रिस्पॉन्ड करेंगे। और उस रिस्पॉन्स की वजह से पाकिस्तान की इज्जत में इजाफा भी हुआ। पाकिस्तानी कौम के अंदर भी अफवाज पाकिस्तान के ऊपर मजीद भरोसा मजबूत हुआ और साथ ही साथ दुनिया ने ये देखा कि पाकिस्तान रिवायती जंग के अंदर भी बहुत आगे भारत से है। और फिर उसी वजह से हमने एग्रेसिव एटीट्यूड दिखाया और हमने अपनी सिफारती और अपनी जो स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज थी उनको भी हमने एक दफा जो है रिवाइज किया। नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान की सिफारतकारी भी आज दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह, और स्ट्रेटेजिक आप देख लें कि स्ट्रेटेजी ये थी कि पाकिस्तान ने लीड रोल लेना है, दुनिया के अंदर आगे बढ़ना है, मुआशी सतह पर भी, दिफाई सतह पे भी। तो आज पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क बन गया जिसका आलम इस्लाम का जिसका एक अड्डा जो दिफाई अड्डा है वो पाकिस्तान से बाहर भी मौजूद है, यानी कि सऊदी अरब। बिल्कुल। तो दिस इज क्रेडिट के पाकिस्तान को, मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी एक पता हासिल हुई है। और अब जो तुर्किया, पाकिस्तान और सऊदीया का मुआहदा नाफिजुल अमल हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह, आई थिंक कि पूरी दुनिया की ये हेडलाइंस है। आप डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट पढ़ लें कि वो क्या पाकिस्तान के न्यूक्लियर होने की और पाकिस्तान की पेशा वराना फौज की, तो वो भी तारीफ कर रहे हैं। अब इसके अंदर जो आपने इसमें बात किया, बलूचिस्तान में देख लें कि हमने ऑपरेशन शाबान, हमने ऑपरेशन रद्दुल फितना 2 और दीगर हमने लॉन्च किए और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन दहशतगर्दी के खिलाफ शुरू किए। तो दहशतगर्दी के खिलाफ जो ऑपरेशन रहे वो, आप मेरे भाई, को मामूली बात तो नहीं है। 75,000 ऑपरेशन एक साल के अंदर कर देना, और अभी तक तकरीबन 41,000 ऑपरेशन हो चुके हैं। इज इट अ जोक? कोई दुनिया में, नो अदर कंट्री इन द वर्ल्ड कैन मैच द स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज ऑफ पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये तो यहां तक आ गया। अब जो जीरो टॉलरेंस है, जीरो टॉलरेंस का मतलब ये है कि नो नॉनसेंस पॉलिसी, कि जो चीज ठीक है, मेरिट के ऊपर है, सच्ची है, वो काम करेंगे। जो काम करना चाहता है, तो दूसरे लफ्जों में अंग्रेजी में वो कहते हैं माई वे और हाईवे। तो फील्ड मार्शल साहब ने ये रखा हुआ है कि या तो हमारी मर्जी के मुताबिक काम करो, नहीं है तो फिर जाओ छुट्टी करो। और आई थिंक कि ये अब वक्त का तकाजा है, पाकिस्तानी कौम की जरूरत है, और जो हमारे मुआशी सतह के ऊपर मुश्किलात हैं उनके ऊपर भी हमें अब यही पॉलिसी अपनानी पड़ेगी। हाउएवर, इसमें वक्त लग जा सकता है। जो आपने अकलियतों के हवाले से बात की, देखिए अकलियतों के हवाले से यहाँ बहुत सारे फोर्स कन्वर्शन थी, मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ मसाइल, जबरदस्ती जो है वो उनको कर्जा दिया जाता था, सूद दिया जाता था, और सूद का जो पैसा है वो फिर लोग आ जाते थे जबरदस्ती, पूरे गैंग्स बने हुए हैं। अभी मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि जो क्रिश्चियन कम्युनिटी का, सिर्फ आपको बता दूं, जो कि मुख्तलिफ चर्चों के ऊपर या क्रिश्चियन के जो प्रॉपर्टी थी जिनके ऊपर कब्जा कर लिया गया था, वो एक टास्क फोर्स बनाई गई है। और वो टास्क फोर्स जो है उसको लीड कर रहे हैं जनाब डॉक्टर शोएब शटल, माय अनाज, हमारे पुलिस ऑफिसर, व्हाट अ ग्रेट मैन ही इज। और वो हमारे आईजी फॉर्मर थे। आईजी शोएब शटल साहब जो है वो मोहतसिब आला भी रहे हमारे, तो अब वफाकी मोहतसिब रहे। तो अब मेरा ख्याल है कि एक आदमी जिसका पुलिस का भी एक्सपीरियंस है, जिसका मेरिट भी है, और बड़ा ईमानदार और खरे इंसान है, वो उन्होंने 81 बिलियन 81 अरब रुपए की जो जायदादें हैं जो जिन पर लोगों ने कब्जा वगैरह कर लिया था, वो वागुजार कराई हैं और जो जिनके मालकान थे उन तक पहुंचाई हैं। तो आई थिंक दिस इज द ट्रस्ट लेवल जो कि आज अकलियती बरादरी जो है वो पाकिस्तान के साथ मजीद जुड़ती चली जा रही है। बिल्कुल। अच्छा अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, अभी ये बताइएगा कि मजहबी इंतहापसंदी किसी भी मुआशरे के लिए कितनी खतरनाक साबित हो सकती है, और बिलखसूस पाकिस्तान में इससे कितना नुकसान हुआ, या पाकिस्तान के मुआशरे को इसने किस कदर मुतासर किया?
देखिए, मजहबी इंतहा पसंदी होती है, चाहे वो मजहबी हो या वो सियासी हो। सियासी इंतहा पसंदी भी तो है ना पाकिस्तान में, क्या नहीं जी, है? क्या बिल्कुल। 9 मई किसी मजहबी इंतहा पसंदी की वजह से हुआ था, या 9 मई सियासी इंतहा पसंदी की वजह से हुआ था, हुँ, या जो अभी मकबूजा जो आज आजाद कश्मीर में जो हो रहा है, क्या वो आप नहीं देख सकते कि ये इसमें भी सियासी इंतहा पसंदी शामिल है? इसमें ठीक है कि पीछे बहुत सारी और कुव्वतें जो सरहद के उस पार बैठी हुई हैं, वो हुँ। अपनी जगह। लेकिन ज़ाहिर है यहाँ एक मौका तो है ना। अब जो आपने पाकिस्तान की अगर मैं मिसाल छोड़ दूँ और इंडिया की तरफ चला जाऊँ, तो इंडिया के अंदर आप देखें, मेघालय वगैरह के अंदर देख लें, आप मिज़ोरम वगैरह की तरफ देख लें, मणिपुर के वाक़यात देख लें, वहाँ हो क्या रहा है? वही कि एक इंतहा पसंदी तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि जनूनियत और इंतहा पसंदी नरेंद्र मोदी सरकार की है, और वहाँ के जो अक़लियत है वो अपने राइट के लिए जो है वो खड़ी हो गई है। कुकी कबाइल हैं या दीगर हैं, इसी तरीके से आप सिखों को ऊपर देख लें कि वहाँ किस तरीके से अक़लियतों को ज़दोकोब किया जा रहा है, मजबूर किया जा रहा है। अभी ये जो भारत के अंदर ही अगर हम देखें, तो जो निचली जात के हिंदू, जिनको वो कहते हैं निचली जात के हिंदू, तो वहाँ उनका इस्तेहसाल किया गया। उनका जब इस्तेहसाल किया गया तो जंतर मंतर के ऊपर फिर जो उनकी नौजवान नस्ल थी वो खड़ी हो गई। तो उसके बिल्कुल असरात तो अब्दुल्ला आपने महमूद साहब, देखे। आपने हाँ, तमाम अब मिसालें पाकिस्तान की बिल्कुल बात करते बिल्कुल हैं। दुरुस्त, आपकी ये सारी मिसालें हैं। मेरा एक्चुअली जो मजहबी इंतहा पसंदी से जुड़ा सवाल था, उसकी मैं थोड़ी सी वजाहत भी करना चाहूँगा। मैं पूछना ये चाह रहा था कि हमने ये देखा है कि जो तौहीन मज़हब का कानून यहाँ पर है, बिल्कुल है, और उसकी एक सख्त सज़ा भी है। जो करता है ऑब्वियसली उसको कानून के मुताबिक सज़ा को फेस भी करना चाहिए। लेकिन कई मिसालें ऐसी हैं कि जिसमें कोई ठोस सबूत नहीं थे, कोई बेबुनियाद कह लें कि वो मुकदमात बनाए गए थे, कि इस तरह से जब उसको यूज़ किया जाता है तो कितना नुकसान होता है? देखिए, मेरे ख्याल में मसाइल जो हैं वो कानून की कमजोरी के हैं ना। जी। अगर कानून मौजूद है और उस पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, अयूब खान साहब के ज़माने में साइकिल वाला, रेहड़ी वाला और ये जो गड्ढे वाला जो होता है, वो उसको हुक्म था कि वो आगे पीछे लालटेन अपनी लगाएगा या बत्ती लगाएगा। हुँ, तो कानून तो वो मौजूद है, लेकिन क्या इज़ इट इम्प्लीमेंटेड टुडे? इट इज़ नॉट। तो मकसद ये है कि एक तो फौरी तौर पर इस चीज़ की तहकीक करना। अभी जो इस तरह से भी वाक़यात मेरी नज़र में हैं, जहाँ किसी को फ़ौरन कोई ज़ाती तनाज़ा था, उसको उन्होंने ब्लास्फेमियस रुख दे दिया बिल्कुल। और कहा कि जी मेरे सामने उसने तौहीन मज़हब की है, या किताब अल्लाह के खिलाफ जो है हुँ, कोई नाउज़ुबिल्लाह तौहीन बिल्कुल, हुई है। नाउज़ुबिल्लाह। और उसकी बुनियाद पे एकदम लोगों को मुश्तइल किया गया और लोग जो थे वो अचानक जलाओ और घिराव के ऊपर चले गए और उसको एक पब्लिक रंग दे दिया गया और वैंडलिज्म की तरफ चले गए। आई थिंक कि इसके ऊपर पाकिस्तान ने काफ़ी जो है किरदार अदा किया। पंजाब पुलिस ने भी, दीगर महकमों ने भी और दीगर पुलिस के जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं मुख्तलिफ सूबों के अंदर, उन्होंने भी किरदार अदा किया। यस, हमारे यहाँ कमजोरियां थी, लेकिन अब उन कमजोरियों को ओवरकम किया जा रहा है और फिर दुनिया इसको एक्नॉलेज कर रही है, ना कि इंडिया। जहां मैं फिर मिसाल दूंगा कि यूनाइटेड नेशन की 2 रिपोर्ट्स मौजूद हैं जिसके अंदर यह कहा गया कि सबसे ज्यादा मजहबी आजादी को सल्ब करने वाला मुल्क जो है वो भारत है। तो पाकिस्तान इज नॉट फॉलिंग इनटू दैट कैटेगरी सर। पाकिस्तान की जो इस टाइम पे हमारी मिलिट्री लीडरशिप है, उन्होंने कोशिश करके, और आप देखें कि अभी जब एक मेजर साहब जो है वो एक हेलीकॉप्टर हादसा हुआ कश्मीर के अंदर, तो फील्ड मार्शल वहां गए। इसी तरीके से जनरल जूलियन मॉज़म जॉन हैं, वो एक पाकिस्तान आर्मी के हमारे मेजर जनरल हैं। इसी तरीके से जनरल इज़राइल हैं, वो एक पाकिस्तान आर्मी के जनरल हैं। मादी के अंदर जो है वो हमारे पास जस्टिस कॉर्नेलियस थे, हमारे पास जो है जस्टिस भगवान दास थे, दीगर थे। तो हमने, पाकिस्तान ने उनको किस मुकाम के ऊपर ला के खड़ा किया अल्हम्दुलिल्लाह। और आज भी एक जो है वो कल ही गालिबन एक सिख ऑफिसर जो है वो लेफ्टिनेंट कर्नल प्रमोट हुए हैं। तो ये पाकिस्तान तो ये काम कर रहा है, लेकिन अगर आप देखें कि हम अपने तहीं तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक कौम को जो कि काम करना है, जो कि सियासतदानों का काम है कि वो कौम की किरदार साजी करें, कौम को इस पे रहनुमाई दें, मेरे ख्याल में वो जगह जो है ना, वो वी आर लैगिंग दैट।
अभी आपने बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही की अब्दुल्ला हमीद गुल साहब के हमारी ना सिर्फ पॉलिटिकल जो हमारी क़यादत है, पॉलिटिकल सिस्टम है, बल्कि हमारा जो मिलिट्री सेटअप है वहाँ से भी बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी का पैगाम बारहा दिया जाता है और उस पर अमल दरामद भी होता हुआ हम देख रहे हैं। ये बताइएगा कि जहाँ कहीं पे थोड़ी बहुत खामियां बाकी हैं, मज़ीद ऐसी कौन सी इस्लाहात हैं जो आपको लगता है कि वो करनी चाहिए हमारे जुडिशल सिस्टम में, कानूनी निज़ाम में या पुलिस के निज़ाम में? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो एविडेंस है वो उसको फिडल नहीं करना चाहिए, उसके साथ छेड़छाड़ी नहीं करनी चाहिए, जो कि हो रहा है। करप्शन एक बहुत बड़ा नासूर है और ये सब गड़बड़ कर जाता है और अमूमन अक़लियती जो लोग हैं वो कमज़ोर हैं। एक काम इसमें बहुत ज़रूरी है और वो पॉलिटिकल है कि जितने भी अक़लियतों के नुमाइंदे असेंबलीज़ के अंदर मौजूद हैं, इनको पॉलिटिकल पार्टी का सरबराह नामज़द करता है। नाउ आई एम अगेंस्ट दैट। मैं कहता हूं कि अब उसका फर्क क्या होता है वो भी बताता हूं, लेकिन होना ये चाहिए कि इलेक्शन का प्रोसेस है और इलेक्शन का जैसे प्रोसेस है उसी आवाम के वोटों से आए और फिर जो भी है उसका फ्यूचर डिसाइड हो जाएगा। लेकिन लेट्स से कि मुझे एक पॉलिटिकल पार्टी, क्योंकि मैं खुद अपनी पॉलिटिकल पार्टी चला रहा हूं, मैं किसी XYZ को नामजद कर देता हूं। वो जब MNA बन जाता है, MPA बन जाता है, तो वो तो मेरा गुण गाएगा, वो तो मुझे सलाम करेगा। वो तो अपनी कौम का, जब कौम वाले उसके पास जाते हैं तो वो कहते हैं भाग जाओ, मैं तुम्हारे वोटों से थोड़ी आया हूं, मैं तो अब्दुल्ला गुल के वोट से आया हूं, उसने मुझे नामजद किया है। तो इसको खत्म होना चाहिए। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो दूसरा है वो है आपका पॉलिटिकल मामला। आपको सबसे पहले जरूरत इस बात की है कि लोगों को आपको एजुकेट भी करना है और साथ ही साथ जो है लॉ के मुतालिक उनको बताना है। और थर्डली एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इज के आप जो है वो कानूनी जो कि अदलिया के अंदर सुकम है उनको दूर करें और फौरी फैसले करें, क्योंकि ये जो ब्लास्फेमियस केस होते हैं इनके अंदर एक लोगों का इस्तेमाल भी होता है। कई जगह वो सच्चे भी होते हैं, लेकिन ज्यादातर जो होते हैं उनमें सदाकत नहीं हुआ करती। तो उसको अगर हम इमीडिएट अगर उनके ट्रायल ना करें या इवन उनके लिए स्पेशल कोर्ट्स भी बनाए जाते हैं, अगर वो स्पेशल कोर्ट्स जिस तरह डेडिकेटेड कोर्ट्स हैं, बैंकिंग का कोर्ट है, वापडा का कोर्ट है, गैस का कोर्ट है वगैरह वगैरह, तो इसके लिए भी अगर कोर्ट बना दिया जाए तो आई थिंक देयर इज नो हार्म, ताकि एक डेडिकेटेड जज हो जिसको अपनी काम के ऊपर महारत भी हो और वो फौरी तौर पर फैसले, यानी कि एक टाइम फ्रेम मुकर्रर कर देना चाहिए कि जी इस दौरान में ट्रायल मुकम्मल होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, आपने सारी सूरत हाल पर अपना तज्जिया पेश किया। तो नाजरीन, आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में दोबारा नए मौज़ूआत के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।